हेलो फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे। तो आज अपने डिस्कस करेंगे सीएसएस के बारे में, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि एचटीएमएल पेज को ब्यूटीफुल डिज़ाइन करने के लिए अपने यूज़ में करते हैं। यानी किसी पैराग्राफ को ब्यूटीफुल डिज़ाइन करना है या फिर कोई इमेज को ब्यूटीफुल डिज़ाइन करना है, उसकी हाइट विड्थ या फॉन्ट फैमिली देनी है, या फिर इमेज में कुछ एनिमेशन देना है, तो इसके लिए अपनी कैस्केडिंग स्टाइल शीट का यूज़ करेंगे। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स का साइज या डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स के कलर्स देने हैं। तो अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ाइन फॉर्मेट पहले अपने पीएचडी डिज़ाइन करते हैं, उसकी पीएचडी के अकॉर्डिंग या फिर कोई रेफरेंस साइट है उसका डिज़ाइन फॉर्मेट देख के अपने को डिज़ाइन तैयार करना है। तो इसके लिए अपने कैस्केडिंग स्टाइल शीट का यूज़ किया जाता है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट को HTML फाइल के अंदर ओपन भी कर सकते हैं और इनलाइन कैस्केडिंग स्टाइल शीट का भी यूज़ करते हैं। तो कैस्केडिंग स्टाइल भी CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS describe how HTML will be displayed on the web pages, and external styles are stored on CSS file. एक्सटर्नल स्टाइल शीट उसे कहते हैं जो अपनी CSS, जो भी अपना कोड जो लिखा हुआ है .css के फाइल के नाम से सेव होती है और उसके अंदर CSS का कोड सारा लिखा जाता है, उसे एक्सटर्नल स्टाइल शीट कहते हैं। और इनसाइड स्टाइल शीट होता है जो कि उसी HTML पेज के अंदर स्टाइल टैग का यूज करके ओपन एंड क्लोज टैग, स्टाइल ओपन एंड स्टाइल क्लोज के बिटवीन जो CSS लिखी जाती है उसे इनलाइन स्टाइल शीट कहते हैं। CSS सेज ए लॉट ऑफ वर्क, इट कैन कंट्रोल लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस। अपने एक बार CSS डिज़ाइन कर ली, एक बार क्लासेस बना ली, तो उन क्लासेस को अपने अलग अलग पेजेस पे जाके उनको डायरेक्ट क्लासेस को कॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अपना लॉट ऑफ टाइम सेविंग करती है फॉर द स्टाइल ऑफ द वेब पेज, इसका टाइम सेविंग है। तो इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले अपने सिंटैक्स पे जाते हैं। तो इसका सिंटैक्स है, इसको सिंटैक्स ओपन करते हैं। सिंटैक्स जिस तरह से इसका ये सिंटैक्स है, सबसे पहले आता है सिलेक्टर। सिलेक्टर जो कि एक एलिमेंट भी हो सकता है या फिर आईडी नेम भी हो सकता है या फिर क्लास नेम का हो सकता है। अगर सिलेक्टर लिया H1 आईडी एलिमेंट लिया है, जैसे H1 लिया है, अगर आईडी लेते तो अपने हैश आईडी नेम, और अगर क्लास लेते तो डॉट और क्लास नेम, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद CSS अपने लिखेंगे कलर, जैसे कॉलम लाके ब्लू और सेमी कॉलम लगा के इसको बंद कर देंगे। ये वैल्यू है और ये प्रॉपर्टी है, कलर प्रॉपर्टी है। इस तरह बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो कि मैं आपको डिफाइन करूंगा, मैं बाद में बताऊंगा। प्रॉपर्टीज के ऊपर ही अपने काम करेंगे। CSS के अंदर प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज ही होती है CSS में। जैसे फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू कितनी है, यानी कितने पिक्सल का फॉन्ट साइज है। तो ये H1 का आपने डिफाइन कर दिया कि कलर वैल्यू है, फॉन्ट साइज 12 पिक्सल है। ठीक है, ये एक सिंपल सा एक एग्जांपल था। अब जैसे पैराग्राफ, यहाँ पे इसमें एलिमेंट लिया है पैराग्राफ, इसको ब्रैकेट से स्टार्ट किया, कलर प्रॉपर्टी वैल्यू रेड, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी है, यानी कि वो सेंटर होना चाहिए। सेंटर किसमें, या तो लेफ्ट हो या राइट हो या फिर सेंटर हो पैराग्राफ। तो इसको ये जैसे अपने ये एग्जांपल रन करके देखते हैं अपने। थोड़ा टाइम ले रहा है खुलने में, 1 मिनट अभी। ये आ गया
कलर रेड था, सेंटर के अंदर आ गया। ये अगर लेफ्ट लेते तो लेफ्ट हो जाता। जैसे यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट कर दूं, ये मैं डिलीट करके अगर मैं इसको कर दूं लेफ्ट, लेफ्ट, अब इसको मैंने लेफ्ट कर दिया तो पैराग्राफ मेरा लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो इसको रन करते हैं दोबारा से, इसी कोड को, लेफ्ट साइड में आ गया। तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी की जो भी वैल्यू देंगे, ये कलर देंगे या पैराग्राफ, ये इनलाइन स्टाइल शीट है। इस तरह से जीती है, स्टाइल शीट ओपन, स्टाइल शीट क्लोज, इसके अंदर एलिमेंट, फिर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की वैल्यू। इस तरह से स्टाइल शीट अपने अलग अलग पैराग्राफ, हेडिंग या फिर टेबल स्ट्रक्चर की या फिर डिव की या फिर इमेज की अलग अलग स्टाइल शीट अपने यूज करते हैं। तो इसके बाद अपने जाते हैं सेलेक्टर, इसके बाद है सिलेक्टर। एक मिनट, ये ओपन नहीं हो रहा, एक हाँ, तो अपना सिलेक्टर था। तो सिलेक्टर क्या होते हैं, एक तो सिंपल सिलेक्टर होते हैं जो कि एलिमेंट बेस्ड होते हैं, यानी कि अपने डायरेक्ट एलिमेंट को ही यूज करते हैं।
एक होता है कम्बिनेशन ऑफ सिलेक्टर, यानी कि कम्बिनेशन को कोमा कोमा लगा के, जैसे H1 जब जिनकी सेम CSS रखनी है अपने, जैसे फॉन्ट साइज सेम रखना है या फिर फॉन्ट कलर सेम रखना है, तो उनका कम्बिनेशन बना देते हैं, जैसे H1 H2 H3 H4 फिर अपने ब्रैकेट लगा के CSS स्टार्ट करते हैं, तो उन्हें कम्बिनेशन सिलेक्टर कहते हैं। स्यूडो कोड क्लास सिलेक्टर सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन द सर्टेन स्टेट, यानी कि क्लास के अकॉर्डिंग। स्यूडो एलिमेंट सिलेक्टर एट्रीब्यूट सिलेक्टर, यानी कि किसी एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग, जैसे एट्रीब्यूट आपने क्या ले रखा है, इनपुट टाइप टेक्स्ट या ले रखा है या कुछ और भी एट्रीब्यूट जो ले रखे हैं उनके अकॉर्डिंग आप सिलेक्टर, उनके अकॉर्डिंग आप CSS डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद है हाउ टू यूज। हाउ टू यूज आपको मैंने बता दिया, इनलाइन स्टाइल शीट और एक्सटर्नल स्टाइल शीट। इसके बाद आता है कमेंटिंग। कमेंट्स क्यों लिखना जरूरी होता है, वही बात है जो HTML में बताई थी, यानी कि जो कि दूसरे प्रोग्रामर को इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए कोड, यानी कि कोड समझना आसान हो जाए, इसलिए अपने को कमेंट्स लिखने पड़ते हैं CSS के अंदर। कौन सा CSS किसके लिए अपने बनाया है और कौन सी क्लास किसकी लिखा है और कौन से वेब पेज पे ये वर्क कर रही है, इसके लिए अपने कमेंट्स डिफाइन कर देते हैं, तो किसी दूसरे प्रोग्रामर को समझना आसान हो जाता है। इसके बाद आता है कलर्स। कलर्स प्रॉपर्टी बता दी मैंने आपको, और इसके वो कलर्स अपने बहुत है, और कोई भी अपने वैल्यू इसमें डिफाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हेक्साडेसिमल वैल्यू और RGB कलर भी दे सकते हैं और कलर नेम भी दे सकते हैं। बैकग्राउंड किसके लिए होता है, बैकग्राउंड के अंदर अपने बैकग्राउंड इमेज भी डाल सकते हैं, बैकग्राउंड कलर्स भी डाल सकते हैं, और बैकग्राउंड की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, जैसे बैकग्राउंड की इमेज जो है वो कवर है या फिर वो कंटेनर के अंदर रखनी है, इस तरह से अलग अलग उसकी वैल्यूज है। ठीक है। इसके बाद है बॉर्डर। बॉर्डर क्या है, बॉर्डर यानी कि किसी डिव स्ट्रक्चर है या फिर कोई टेबल है या कोई पैराग्राफ है, उसके चारों तरफ आपने बॉर्डर डिफाइन करनी है, या फिर वन साइड बॉर्डर डिफाइन करनी है या टॉप बॉर्डर डिफाइन करनी है, जो भी आपने बॉर्डर देनी है, तो इसके बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। बॉर्डर 1 पिक्सल 2 पिक्सल 5 पिक्सल 10 पिक्सल जितना भी आपने देना है, बॉर्डर 5 पिक्सल। उसके बाद उसकी बॉर्डर पिक्सल के बाद उसका बॉर्डर का कलर देंगे। कलर के बाद बॉर्डर को सॉलिड रखना है या फिर डॉटेड बॉर्डर बनानी है या फिर डैश्ड बॉर्डर बनानी है, इस तरह के डिफरेंट बॉर्डर आपने डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद है मार्जिन एंड पैडिंग। मार्जिन एंड पैडिंग में डिफरेंस क्या होता है, मार्जिन और पैडिंग क्या होता है, स्पेसिंग देने के काम आती है। पैडिंग जो है तो जो दी जाती है वो उस डिव के अंदर ही पैडिंग दी जाती है, यानी कि जो से आपने रेड कलर ले रखा है बैकग्राउंड, अब उसके अंदर एक अंदर डिव और ले रखी है, अगर आप उसकी पैडिंग दोगे तो आपको वो बैकग्राउंड कलर वहीं रहेगा और पैडिंग यानी कि अंदर की डिव जो है वो छोटी हो जाएगी। अगर आप मार्जिन दोगे तो वो मार्जिन आउटसाइड से लेगा, स्पेस आउटसाइड से लेगा, यानी कि वो साइज बाहर से भी छोटा हो जाएगा, यानी कि मार्जिन वो होता है बाहर से जो स्पेस लेता है। पैडिंग जो है वो इनर से, यानी कि बैकग्राउंड को आप दिखाई देगा और पैडिंग अंदर ही साइड से वो फैल जाएगा। इस तरह से पैडिंग और मार्जिन में डिफरेंस होता है। इसके बाद है हाइट एंड विड्थ। हाइट एंड विड्थ का अपने डिव के अंदर भी यूज करते हैं, हाइट एंड विड्थ अपने इमेज के अंदर भी यूज किया जा सकता है। ये बॉक्स मॉडल है। मॉडल बॉक्स अपने दो तरह, एक पॉपअप मॉडल भी होता है, एक बॉक्स मॉडल यानी अपने एक बॉक्स सिर्फ सिंपल बॉक्स डिफाइन करना है या फिर पॉपअप डिफाइन करना है, यानी कि मेरे पे इसके ऊपर दिखाए, तो उसके लिए अपने जेड इंडेक्स और पोजीशन को सेट करना पड़ता है। पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव पोजीशंस होती है, उनको सेट करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग वो पॉपअप अपने डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आउटलाइन हो गया, टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट को कैसे कलर कर देना है, फॉन्ट हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, फॉन्ट कलर हो गया, टेक्स्ट इनलाइन टेक्स्ट है या टेक्स्ट सेंटर है या टेक्स्ट जस्टिफाई है, किस तरह से लेना है। इसके बाद आइकन्स आ गए। आइकन्स बहुत सारे आइकन्स है आजकल, तो जैसे गूगल फॉन्ट का लोगे तो आप बहुत सारे आइकन्स मिल जाएंगे आपको। उसके बाद लिंक्स है। लिंक्स किसी इमेज के ऊपर लिंक देना है या कोई पैराग्राफ पे लिंक देना है या फिर कोई आपने बटन क्रिएट करके लिंक क्रिएट करना है। उसके बाद आता है लिस्टिंग। उसके बाद आता है लिस्टिंग। उसके बाद
लिस्टिंग नंबर लिस्टिंग या वो लिस्टिंग के ऊपर आपने CSS डिजाइन करनी है तो उसके लिए ये CSS का यूज कर लेते हैं। अपने टेबल्स को CSS में भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद ये पोजीशन मैंने अभी आपको रिपीट किया था, वो पॉपअप के लिए किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे जिनके भी आपने CSS बनानी है। तो इनको एग्जाम्पल डीपली अपने जिसे किसी भी एग्जाम्पल को लेके देख लेते हैं। जैसे अपने लिस्टिंग के एग्जाम्पल को भी खोल के देख लेते हैं तो किस तरह से इसकी CSS ये आएगी। ये देखिए ऑर्डर लिस्ट है और अनऑर्डर लिस्ट, और इसके CSS को डिफाइन करने के लिए इस तरह से है UL एंकर टैग, यानी कि अपना UL एंकर टैग जब है अपना उस लिस्ट के अंदर लिया हुआ है तब अपने UL डॉट एंकर लगाया है। यहाँ पे एग्जांपल, एक मिनट मेरे को यहाँ पे एग्जांपल नहीं नीचे होगा ULB डॉट बी UL डॉट सी, ये UL डॉट डी, ये क्लास नेम है, क्लास नेम दिया हुआ है इसने, और A B और C। इसको अपने रन करके देख लेते हैं। अभी ये क्लास नेम दिया हुआ है डॉट A डॉट B डॉट C, क्लास नेम दिया हुआ ऑल डॉट D। तो इसकी स्टाइल शीट इसने बनाई है और ये क्लास आ गया, क्लास A क्लास B क्लास C और क्लास D। ठीक है, UL डॉट ए क्लास लिस्ट टाइप सर्कल होनी चाहिए, यहाँ पे सर्कल बन गया। ठीक है, UL डॉट बी क्लास B जिसकी है वो लिस्ट टाइप स्क्वायर, ये यहाँ पे स्क्वायर आ गया। ये OL डॉट सी ऑर्डर लिस्ट है, डॉट C क्लास है, उसकी लिस्ट स्टाइल टाइप जो है अपर रोमन है, अपर रोमन यानी कि फर्स्ट कैपिटलाइज, अपर रोमन यानी कि 1 2 3 अपर रोमन, सॉरी अपर OL ऑर्डर लिस्ट में डॉट D लोअर अल्फा ABC, ऑर्डर लिस्ट में आ गया ना नंबर वाइज, ABC है अपर रोमन यानी कि 1 2 3, इस तरह से लिया हुआ है। इस तरह से लिस्ट डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आ गया टेबल। टेबल को डिफाइन करने के लिए उसी तरह से होगा टेबल का भी, जिस तरह से मैंने आपको बताया था। इसमें पैडिंग और मार्जिन देना है, टैब TH और TD बॉर्डर 1 पिक्सल की है इसने, टेबल की भी बॉर्डर 1 पिक्सल होनी चाहिए, टेबल हेडिंग की भी 1 पिक्सल होनी चाहिए और TD की भी 1 पिक्सल होनी चाहिए। इसने तीनों की एक कंबाइंड CSS बना दी है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, इसके बाद टेबल साइज किस तरह से रखना है, परसेंटेज में देना है या फिर 100% देना है, या विड्थ या हाइट देनी है। विड्थ जैसे इसने विड्थ 100% दे रखी है, हाइट सिर्फ 70 पिक्सल दे रखी है, तो विड्थ और हाइट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पोजीशन, मैंने आपको पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव बताया था वो पॉपअप डिफाइन करने के लिए। पोजीशन स्टैटिक भी हो सकती है, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट और स्टिकी। फिक्स्ड पोजीशन होगी वो पोजीशन जहां पर यानी कि स्क्रीन के ऊपर कहीं पर भी आप पिक्सल सेट कर दोगे वहां पे फिक्स्ड पोजीशन उसकी हो जाएगी। यहाँ से आपके कॉर्नर से 0 0 स्टार्ट होंगे और वहाँ जहाँ पर भी आप फिक्स पोजीशन सेट कर दोगे तो उस या टेबल या जो भी एलिमेंट लिया हुआ है उसकी फिक्स पोजीशन डिफाइन कर दोगे। ठीक है, अगर पोजीशन स्टैटिक हो गई, उसके बाद रिलेटिव पोजीशन एलिमेंट विद द पोजीशन रिलेटिव इज टू नॉर्मल पोजीशन में होगा। उसके बाद पोजीशन रिलेटिव, उसके बाद पोजीशन एब्सोल्यूट लेते हैं और रिलेटिव लेते हैं तो वो एक के ऊपर एक डिव आ जाती है। फिर उसको अपने जेड इंडेक्स यानी कि जो अपना ग्राफ के अंदर एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, एक जेड एक्सिस होता है। अब तो जेड एक्सिस की जो प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे 1 2 3 जैसे डिफाइन करेंगे तो वो डिव ऊपर नीचे सेट हो जाएगी। इस तरह से पॉपअप आपको डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद फ्लोट है। फ्लोट यानी कि जो फ्लोट, भाई ये फ्लोट है यानी कि जो अपना डिव पार्ट है या जो भी कोई टैग लिया है HTML का, उसे लेफ्ट डिफाइन करना है
या फिर राइट डिफाइन करना है, उसके लिए लेते हैं फ्लोट। फ्लोट लेते हैं, फ्लोट यानी कि लेफ्ट हो या फिर राइट हो, इस तरह से फ्लोट टैग का यूज किया जाता है। इस तरह से अलाइनमेंट सेट करने के लिए अलाइनमेंट लेफ्ट है या अलाइनमेंट राइट है या अलाइनमेंट सेंटर है। इसके बाद आके आपके प्रोसीड्यूर क्लासेस यूज होती है, नेविगेशन बार बनाने हैं आपने इस तरह से नेविगेशन बार, एंड इस बाद इनलाइन ब्लॉक बनाने हैं, और इस तरह से बहुत सारे हैं इसके अंदर। अभी CSS के अंदर डीपली जैसे जाओगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। ये मैंने आपका शॉर्ट वीडियो बनाया था, यानी कि जो किताब के मैंने खुद जो गाइडेंस के बिना मैं खुद भी नहीं सक्सेस हुआ, स्टार्टिंग में मैंने खुद किया था, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस के बिना आप वो स्टेप ऊपर कैच नहीं कर पाओगे। यानी कि गाइड अगर आप कहीं पे अटक गए, कहीं प्रॉब्लम में अटक गए, तो वो विदाउट गाइड आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए गाइडेंस इज ज़रूरी है, चाहे किसी की भी हो। हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ और नई बुक के साथ, और आई थिंक नेक्स्ट आई विल इंट्रोड्यूस अबाउट द जावास्क्रिप्ट। ओके, हैव ए नाइस डे।